होगा पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आ जाए। इंसानियत इस डिजास्टर को कितने समय तक सह पाएगी और एक फादर अपने फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है क्रिस्टीन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसे कि एक इंटरव्यू के लिए लाया गया था और उसे सभी हीरो मान रहे थे। बात ये होती है कि क्रिस्टीन इससे पहले एक टाउन में रहा करता था जहाँ पर बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। पर क्रिस्टीन जो एक जियोलॉजिस्ट होता है, उसने ये सारी चीजों का अनुमान पहले ही लगा लिया था और अपनी इस रिसर्च की वजह से उसने कई सारे लोगों की पहले ही जान बचा ली होती है। तो जब इन चीजों के बारे में पूरी दुनिया वालों को पता चला तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गए, क्योंकि सुनामी के आने का तो इतना एक्यूरेट अनुमान कोई मशीन भी नहीं लगा सकती। फिर क्रिस्टीन ने ये सारी चीजें कैसे कर दी? क्रिस्टीन के उस बहादुर काम की वजह से कई सारे लोगों की जानें बच गई होती हैं। इनफैक्ट क्रिस्टीन उस खतरनाक सुनामी से अपनी फैमिली को भी बचाने में कामयाब हो गया था। अब यहाँ सभी लोगों ने क्रिस्टीन को हीरो तो बना दिया होता है, लेकिन क्रिस्टीन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे अभी भी लगता था कि इतने सारे लोगों की उसमें जाने गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से थी। अगर उसने सुनामी का थोड़ा और पहले अनुमान लगा लिया होता तो वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। पर अफसोस नेचुरल डिजास्टर्स के सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब उस सुनामी वाले इंसिडेंट को पूरे 2 साल बीत चुके होते हैं। क्रिस्टीन पहाड़ी वाले इलाकों में एक छोटे से घर के अंदर अकेला ही रहता था। कार्ला भी अब क्रिस्टीन का साथ नहीं देती और अपने बच्चों के साथ कहीं और ही रहती है। बात ये थी कि उस खतरनाक इंसिडेंट के बाद क्रिस्टीन के दिमाग पर कुछ असर हुआ है। वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है और इस कंडीशन में वो अपने दोनों बच्चों सैम और जूलिया का ख्याल नहीं रख सकता। इसीलिए कार्ला अपने दोनों बच्चों को लेकर सिटी साइड में रहती है। क्रिस्टीन को पता नहीं कोई बात खाई जा रही थी जो उसे सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, और जब तक वो उसे पूरा नहीं कर लेगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। सिर्फ एक जूलिया थी जो कि अपने फादर से ज्यादा प्यार करती है। वो तो समय समय पर क्रिस्टीन से मिलने भी चले आया करती। क्रिस्टीन इस बात से बहुत खुश हो जाता है। जूलिया तो अपने फादर के घर पर आने पर उनसे बहुत सारी बातें किया करती। भले ही क्रिस्टीन मेंटली चैलेंज हो चुका है, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ रहना चाहता था। लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्ला आगे चलकर उससे डाइवोर्स ले लेगी और फिर वो तो अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाएगा। जूलिया उसी तरीके से एक दिन क्रिस्टीन के घर पर आती है और एक कमरे में चली जाती है। वो पूरी तरीके से चौंक गई थी, क्योंकि कमरे के चारों तरफ फोटोग्राफ्स लगी होती हैं। उस जगह पर तो वही सुनामी और सारे इंसिडेंट की न्यूज लगे हुए थे, जिसमें कि टोटल 300 लोग मारे गए होते हैं। जूलिया ये देखते ही तुरंत समझ गई कि उसके फादर उस चीज से अभी तक उभरे नहीं है और कहीं न कहीं अपने आप को उन लोगों की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। जूलिया ने तो अपने फादर को भी समझाने की कोशिश की, पर क्रिस्टीन इतनी आसानी से ये चीजें नहीं भुला सकता था। क्रिस्टीन के दोस्त, उसके रिलेटिव्स और बहुत सारे लोग सुनामी के अंदर मारे गए हैं। फिलहाल जूलिया अपने फादर के साथ कुछ मोमेंट वहाँ पर गुजारती है। सुबह होने पर क्रिस्टीन देखता है कि जूलिया उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जूलिया यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रुके। ये उसकी सेफ्टी के लिए होता है। इसीलिए क्रिस्टीन वापस जूलिया को उसकी मदर के पास छोड़ने के लिए लेकर चला गया। जाते समय जूलिया क्रिस्टीन को हक करके जाती है और कहती है कि आप सब कुछ छोड़कर हमारे साथ शहर में आ जाओ। पर क्रिस्टीन की जिंदगी यही हो चुकी थी डिजास्टर के बाद। बेचारी जूलिया बहुत ही इमोशनल होकर वापस चली जाती है। क्रिस्टीन की भी कार में जूलिया का स्वेटर छूट गया था, जिससे कि वो याद के लिए अपने पास रख लेता। क्रिस्टीन को क्या पता कि एक बहुत ही बड़ा खतरा वापस आने वाला है। हमें अब एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करता था। वो तो लगातार एक अंधेरी जगह पर जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ की दीवारों को टच किया, उस जगह पर सारी चीजें एकदम से हिलना स्टार्ट हो जाती हैं। बट ये मोमेंट कुछ ही समय के लिए था। उस आदमी को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब अगले दिन जब क्रिस्टीन उठता है और न्यूज चेक कर रहा होता है, तभी उसके अंदर एक टनल के बारे में बताया जा रहा था जो रातों रात बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। रिपोर्टर्स का यही मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए कुछ गलती हो गई थी और यही रीजन होता है कि टनल पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। ये भी बताया जा रहा था कि कॉनरेड नाम का एक आदमी उस टनल में मारा गया। लेकिन यहाँ क्रिस्टीन के लिए शॉकिंग बात ये हो जाती है कि उसके मोबाइल पर कॉनरेड का मैसेज आया था। सच्चाई तो ये थी कि क्रिस्टीन और कॉनरेड एक दूसरे को जानते थे। इससे पहले क्रिस्टीन जिस ऑफिस में काम करता था, कॉनरेड भी उसके साथ को-वर्कर होता है। लेकिन इस तरीके से मरने से पहले कॉनरेड ने क्रिस्टीन को क्या मैसेज भेजा होगा, यही सारी चीजें क्रिस्टीन अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने लगा। अब जब यहाँ कॉनरेड द्वारा बताई गई वो सारी रिपोर्ट चेक करता है उस टनल के कोलैप्स होने के बारे में, तो ऊपर से वही लिखा गया था कि कंस्ट्रक्शन की गलती की वजह से वो कोलैप्स हुआ। लेकिन कॉनरेड ने अपने डॉक्यूमेंट द्वारा जहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी, उसे क्रिस्टीन थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। ये एक छोटी सी रीडिंग होती है खतरनाक डिजास्टर की, जिसे कि अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। और ठीक इसी तरीके की रीडिंग चेंजेस क्रिस्टीन ने 2 साल पहले सुनामी के टाइम पर देखी थी। यानी आगे चलकर भी कोई खतरनाक चीज घटने वाली है।
क्रिस्टीन को अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी ही थी, तो वो सिटी में चला गया जहाँ पर वो टनल कोलैप्स हुआ था। वो तो उस कंपनी में भी चला जाता है जहाँ उसका दोस्त कॉनरेड काम किया करता था। क्रिस्टीन तो जॉन नाम की एक असिस्टेंट से मिलकर सारी डिटेल्स लेने लगा। जॉन ने तो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए ये प्रूफ किया कि जिस तरीके से वो टनल कोलैप्स हुआ है वो कंस्ट्रक्शन वर्किंग का एक काम था। वर्कर्स को उस जगह पर एक नया टनल बनाना था, तो सबसे पहले पुराने वालों को कोलैप्स करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जनरेट किया, यानी वो अर्थक्वेक मैन मेड था। जॉन तो क्रिस्टीन को सारे रीडिंग्स भी दिखाता है कि कैसे ये अर्थक्वेक क्रिएट किए गए, लेकिन क्रिस्टीन को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये मैन मेड हो सकता है। जरूर कंस्ट्रक्शन कंपनी उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। क्रिस्टीन तो अब इस बात पर और इन्वेस्टिगेशन करते हुए अपने दोस्त के घर पर चला जाता है, शायद उसे वहाँ पर कॉनरेड के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। क्रिस्टीन तो अब सीधा कॉनरेड के घर में चला जाता है सारी बातें पता करने के लिए। उस जगह पर तो कॉनरेड की बेटी थी जिसका नाम मरिक होता है। अब यहाँ क्रिस्टीन ने मरिक को उसके फादर के बारे में सब बताया कि कैसे वो उसके दोस्त हुआ करते थे और उनके साथ ऑफिस में काम करते, लेकिन मरने से पहले उन्होंने क्रिस्टीन को एक मैसेज किया था जिसमें कुछ डिटेल्स होती हैं। वही सारी डिटेल्स वो और अच्छी तरीके से देखना चाहता था। क्रिस्टीन की सारी बातें बताने के बाद मरिक समझ गई और वो क्रिस्टीन को अलाउ भी कर देती है उसके फादर के रूम में जाकर चेक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मरिक बाकी लोगों से बातें कर रही थी अपने फादर का फ्यूनरल करने के लिए। क्रिस्टीन जब यहाँ कॉनरेड के रूम में पहुँचता है तो वहाँ कई सारे डिटेल्स और रिसर्च के पेपर्स रखे गए थे। साथ ही साथ क्रिस्टीन सबसे ज्यादा शॉक तब हो गया जब दीवारों के ऊपर सिस्मिक एक्टिविटीज के ग्राफ होते हैं। ये वो ग्राफ थे जहाँ जहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटीज देखी गई है, यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर छोटे मैग्नीट्यूड वाली हलचल। शायद ये सारी चीजें कॉनरेड को पहले से पता थी और उसे अंदाजा था कि क्या होने वाला है। अब तक तो यहाँ क्रिस्टीन भी समझ चुका था, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। क्रिस्टीन को वहाँ पर ये भी पता चलता है कि जिस जगह पर वो टनल कोलैप्स हुआ था उस जगह पर सिस्मिक एक्टिविटीज हुई थी। इन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए क्रिस्टीन ने जॉन को कॉल कर दिया, बट ऑब्वियसली जॉन इन सारे क्लेम्स को एकदम से डिनाई कर देता है। लेकिन जब क्रिस्टीन ने थोड़ा फोर्स किया कि मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर से मिलना है, तो जॉन शायद उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब क्रिस्टीन उस जगह पर अपनी रिसर्च करने के साथ साथ उस जगह पर चला गया जहाँ उसकी वाइफ और बच्चे रहा करते थे। क्रिस्टीन नीचे खड़े होकर उन्हें देख रहा होता है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। हिम्मत करके अंदर जाने पर सामने की तरफ उसका बेटा सैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। देखने से लग रहा था कि सैन अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो बिना उन्हें कुछ रिस्पांस दिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूर चला जाता है। क्रिस्टीन को इससे बुरा तो लगा, लेकिन उसे अब इन चीजों की आदत पड़ चुकी थी। क्रिस्टीन सीधा अपनी वाइफ कार्ला के पास चला जाता है। कार्ला भी क्रिस्टीन को इस तरीके से अचानक देखकर चौंक गई और पूछने लगी कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्रिस्टीन भी सारी डिटेल्स बताता है कि कैसे वो इस जगह पर अपनी रिसर्च करने के लिए आया और इन्हीं चीजों की वजह से कार्ला ने उसे छोड़ा था, क्योंकि वो रिसर्च को प्रायोरिटी ज्यादा देता था अपनी फैमिली से। क्रिस्टीन अपनी रिसर्च के बारे में और डिटेल में बताता है। इससे पहले वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। चारों तरफ एकदम से अंधेरा हो चुका था और ये पूरे शहर में होता है। क्रिस्टीन नहीं समझ पाता कि इस तरीके से एक साथ कैसे इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। कार्ला नीचे की तरफ आ गई वहाँ पर स्विच पैनल्स को बदलने के लिए। क्रिस्टीन भी उसकी मदद करता है टॉर्च लाइट जलाकर दिखाते हुए। अचानक अब नीचे की तरफ से कुछ आवाजें आने लगी। बाद में पता चला कि ये तो कुछ चूहे हैं जो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। कार्ला एक समय पर तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो किसी भी तरीके से स्विच पैनल्स को चेंज करती है और उससे फिट करती है, पर थोड़ी ही देर में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई थी। पर उसी मोमेंट पर क्रिस्टीन को कुछ तो महसूस हुआ, एक ऐसा जमीन का मूवमेंट जो कि एकदम माइन्यूट होता है। पर उस समय कार्ला क्रिस्टीन से बहुत नाराज थी और एकदम अनोई तरीके से वहाँ से चली गई। क्रिस्टीन भी समझ चुका था कि शायद कार्ला को उसका साथ पसंद नहीं है। वो तो अपनी लाइफ में बच्चों के साथ मूव ऑन हो चुकी है। इसीलिए क्रिस्टीन अब कार्ला को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ से चला जाता है सीधा कॉर्नेट के घर पर। क्रिस्टीन ने तो सारे डॉक्यूमेंट्स फैलाकर उसके रूम के अंदर कई सारे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। कॉर्नेट की बेटी मेरिट उस जगह पर आकर कहती है कि आप इस तरीके से रिसर्च नहीं कर सकते, आपको यहाँ से जाना होगा। और क्रिस्टीन ने मेरिट को साफ साफ शो किया कि उसके फादर क्या जानते थे। वो ये रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जान चली गई। तो अब क्रिस्टीन मेरिट को ये सारी बातें बताते हुए ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके फादर की रिसर्च कंप्लीट करने में उसकी मदद करे। मेरिट इस पर बहुत सोचती है, लेकिन फिर जाकर उसने क्रिस्टीन की बातें मान ली, यानी कि वो भी अब एक रिसर्च का हिस्सा है। हमें अब जूलिया के स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ उसका एक एनुअल फंक्शन था। सभी लोग ओपेरा हाउस में मौजूद थे और जूलिया का परफॉर्मेंस भी होता है। जूलिया की मदर कार्ला तो मौजूद थी, लेकिन जूलिया अपने फादर क्रिस्टीन के बारे में पूछ रही होती है। कार्ला निराश होकर कहने लगी कि तुम्हारे फादर आते ही होंगे, जबकि कार्ला को 1% भी भरोसा नहीं था। सभी लोग ओपेरा हाउस में जाकर बहुत ही एंजॉय करने लगते हैं और जूलिया अपने डांस की प्रिपरेशन करने लगी। अब उस खतरनाक कोलैप्स हुए टनल के पास क्रिस्टीन और मरीक पहुंच जाते हैं अपनी कुछ छानबीन करने के लिए। धीरे धीरे बिना परमिशन की वो उस टनल के अंदर घुसने लगी और कई सारे टनल के पत्थर तो नीचे गिरे होते हैं।
किसी भी तरीके से क्रिस्टीन और मरीट आगे बढ़ने लगी और अब क्रिस्टीन एक लैडर की मदद से ऊपर की तरफ जा रहा था। मरीट देखती है कि नीचे की तरफ तो रैट पकड़ने वाला एक जाल होता है, पर ये इस जगह पर कौन लेकर आएगा, उसे कुछ समझता ही नहीं। क्रिस्टीन ने तो एक अजीब सी मशीन को बाहर निकाला जिससे कि कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए जाते थे। वो मशीन बहुत ही ज्यादा आधुनिक होती है जिसे निकालने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, पर क्रिस्टीन ने वो सैंपल अपने पास कलेक्ट करके रख लिया। यानी यही सैंपल था जिसे शायद कॉनरेड लेना चाहता हो, पर टनल के टूटने के कारण वो यहीं पर मारा गया। क्रिस्टीन तो अब ये सैंपल लेकर मरीट के साथ वापस जाने लगता है। अब कार्ला यहाँ क्रिस्टीन को कॉल करती है क्योंकि वो समय पर नहीं पहुँच पाया। कार्ला यहाँ अपने हस्बैंड क्रिस्टीन को कॉल करती है। जंगल से कहा गया था कि आज वो अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के लिए ओपेरा हाउस में है, पर अफसोस हमेशा की तरह क्रिस्टीन बिजी रहता है अपनी रिसर्च में। कार्ला इन चीजों की वजह से बहुत गुस्सा हो गई थी। वो तो एक तरीके से क्रिस्टीन से एकदम चिढ़ने लगी होती है। शायद क्रिस्टीन को इन चीजों का हर जाना डाइवोर्स से भरना पड़े। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी चारों तरफ की इलेक्ट्रिसिटी वापस से चली गई। लेकिन इस बार सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि कुछ और भी होता है। पूरी जगह एकदम से हिलने लगी थी। कार्ला जिस प्लेस पर होती है वो पूरी जगह एकदम से हिलने लगी थी। यानी वहाँ पर एक छोटे मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आ चुका था। सभी लोग एकदम पैनिकिंग मोड में यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसे अचानक कोई अर्थक्वेक आ सकता है, और वो भी एक ऐसी डेवलप कंट्री में जहाँ अभी तक किसी भूकंप ने अफेक्ट नहीं किया था। चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस्टीन भी समझ जाता है और अपनी वाइफ को एक सेफ जगह छुपने के लिए कहता है। क्रिस्टीन भी तुरंत ही मरीट के साथ उस प्लेस पर जाने लगा। कार्ला तो एकदम डर के मारे ओपेरा हाउस में आती है क्योंकि उसकी बेटी जूलिया भी वहीं पर फंसी हुई थी। पूरा ओपेरा हाउस टूटकर गिरने लगा होता। कई लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्ला अपनी बेटी जूलिया को लिए बिना वापस नहीं जाएगी। बेचारी जूलिया कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। एक मेंबर वहाँ आकर कार्ला और सभी लोगों को बोल रही थी कि हमें बाहर निकलना होगा क्योंकि ओपेरा हाउस की दीवारें बहुत कमजोर हो चुकी हैं और वो कभी भी गिर सकती है। पर कार्ला को किसी भी तरीके से अपनी बेटी जूलिया को जो बचाना था वो सीधा स्टेज पर चली गई जहाँ सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पर थोड़ी देर तक सर्च करने पर उसे अपनी बेटी मिल जाती है जो कि एक कोने में छुपी हुई थी। कार्ला किसी भी तरीके से अपनी बेटी जूलिया को लेकर वहाँ से बाहर निकल गई। लेकिन यहाँ पर भले ही एक छोटे मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, पर इतना ही काफी होता है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को गिराने के लिए। अब अगर इस कंडीशन में हम फंस जाएं और हमें वहाँ से बाहर निकलना हो तो ये ध्यान रखना है कि हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फिर किसी शेल्टर के अंदर नहीं जाना है। वो एरिया तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और उसमें ही लोगों की ज्यादा जाने जाती है। यानी कि अर्थक्वेक के कारण उतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे गिरने लगते हैं और उन्हीं के मलबों के अंदर दबकर लोग मर जाते थे। तो इन चीजों में सर्वाइवल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आप एक खुली जगह पर चले जाइए। खुली जगह पर ज्यादातर पृथ्वी हिलने लगेगी जिससे कि आपको ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचेगा और आप जमीन पर लेट भी सकते हो इस झटके को माइन्यूट करने के लिए। और अगर आप गलती से किसी बिल्डिंग में फंस जाओ अर्थक्वेक के आते दौरान तो वहाँ का एलिवेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि देखा गया है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग की एलिवेटर्स की वायर से टूटती है और अगर जो भी एलिवेटर से इतने मंजिलों वाली इमारतों से नीचे गिरेगा तो उसकी जान जाना तो फिक्स है। हमें वही ट्राई करना है कि जितनी जल्दी हो सके खुली जगह पर चले जाएं। इससे जान बचने की पॉसिबिलिटीज कई ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ क्रिस्टीन को जब पता चला था तो वो जल्द से जल्द जाने की कोशिश करता है ओपेरा हाउस की तरफ। वो तो उस जगह पर पहुँच भी गया था लेकिन उसकी वाइफ कहीं दिखाई नहीं दे रही होती। तभी क्रिस्टीन को कार्ला का कॉल आता है कि वो अपनी बेटी जूलिया को लेकर वापस घर जा चुकी है। इस बात से क्रिस्टीन थोड़ा तो समझ जाता है, लेकिन उसे ये समझा नहीं कि इस तरीके का अर्थक्वेक अचानक कैसे आ गया। उस जगह पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आ चुकी थी जो कि घायल लोगों को लेकर जा रही होती। क्रिस्टीन जो एकदम फ्रस्ट्रेटेड था उसे जॉन भी दिखाई देता। जॉन से वो जाकर लगातार पूछने लगा कि आखिर ये चीजें कैसे हुई, क्या ये तुम्हारे कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम का हिस्सा है? पर जॉन इसका कुछ जवाब नहीं देता और अपनी टीम के साथ ओपेरा हाउस के अंदर चला जाता है। क्रिस्टीन बार बार कार्ला को कॉल कर रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, पर शायद कार्ला क्रिस्टीन से बहुत नाराज थी और उसके कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। अब तो किसी भी हालत में क्रिस्टीन बिना परमिशन के अंदर घुस जाता है जहाँ जॉन और उसके सारे मेंबर्स थे। वो ओपेरा हाउस के पिलर्स की टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि वो कैसे खराब हो गए, पर क्रिस्टीन जॉन से साफ कह देता है कि वो भी कोलैप्स हुए टनल में गया था। और जितनी ज्यादा क्रिस्टीन ने रिसर्च की है ये साफ प्रूफ होता है कि वो कोई मैन मेड अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि वो नेचुरल अर्थक्वेक होता है जिसके बारे में कॉनरेड को पता चल चुका था। वो तो वहाँ पर सैंपल भी कलेक्ट करने गया होता है, लेकिन बेचारे की नसीब खराब थी जो कि कोलैप्स हुए टनल में वो मारा गया। पर यहाँ जॉन क्रिस्टीन की सारी बातों को खारिज करता जा रहा था क्योंकि ये चीजें सिर्फ कमजोर सपोर्ट की वजह से हो रही है। ओपेरा हाउस इसीलिए हिलने लगा क्योंकि उसके पिलर्स कमजोर हो गए थे, जिससे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जल्द से जल्द ठीक कर दी। क्रिस्टीन तो एकदम निराश हो गया कि इतने डिटेल देने के बावजूद भी कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा।
सेम ऐसा ही सुनामी के टाइम पर हुआ था, जिसमें कि क्रिस्टीन को सब पता होने के बावजूद भी कोई उस पर भरोसा नहीं करता और इतने लोगों की जाने गई। पर क्रिस्टीन कुछ न कुछ तो करेगा ही, इस बार वो ये रिस्क नहीं ले सकता था। जॉन अब यहाँ क्रिस्टीन को जाते हुए देखता है और सोचता है कि उसे भरोसा करना भी चाहिए कि नहीं। अब क्रिस्टीन ट्रैवल करते हुए सीधा अपने वाइफ कार्ला के यहाँ पर पहुँच गया और अंदर जाते ही कार्ला एकदम शॉक में बैठी हुई थी। क्रिस्टीन कार्ला को बताता है कि वो डिजास्टर आने वाला है और हमें उससे सारे सिटी वालों को बचाना ही होगा। कार्ला काफी गुस्सा हो गई क्रिस्टीन के ऊपर, क्योंकि वो खुद की फैमिली का छोड़कर बाकी लोगों की प्रोटेक्शन पर ध्यान दे रहा है। भले ही डिजास्टर आएगा, लेकिन उसके ऊपर किसी इंसानी प्रजाति का कंट्रोल नहीं है। जितने लोगों का मरना तय है वो मर कर ही रहेंगे। क्रिस्टीन तो अब इस समय पर बहुत ज्यादा रोने लगा उन लोगों का सोचकर जो कि सुनामी में मारे गए थे। कार्ला उसे कन्फ्रंट करती है और अपने पास लेकर अच्छी तरीके से सुलाती है। दोनों इतने समय बाद एक दूसरे के पास इतना क्लोज आए थे। अब यहाँ दूसरी तरफ जॉन अपनी कंपनी में बैठकर कुछ मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहा था। ये मैग्नीट्यूड उस अर्थक्वेक के थे जो कि लगातार थोड़े समय के लिए आते जा रहे हैं। जब उसने क्रिस्टीन द्वारा बताई गई चीजों को एक पेपर पर लिखकर उसका ग्राफ बनाने का ट्राई किया, तब जाकर उसे समझता है कि क्रिस्टीन किस तरफ इशारा कर रहा था। यानी ये चीजें पॉसिबल हो सकती है कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है, और तब तक तो इसके लिए कोई भी रेडी नहीं हुआ होगा। यानी कई हजार लोगों की जाने जाने वाली है। क्रिस्टीन रात भर कार्ला के साथ सोता है, पर सुबह होने पर कार्ला अपने काम पर चली गई थी। क्रिस्टीन का बड़ा बेटा सैम भी अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है। जब वो अंदर आया तो अपने फादर से कुछ बातें करने लगा। जूलिया भी उस जगह पर पहुंचती है और क्रिस्टीन को गले लगा लेती है। एक वही थी जो क्रिस्टीन पर भरोसा करती थी और उससे प्यार करती थी। बाकी सब ने तो उसे पराया कर दिया था। थोड़ी देर में उस जगह पर कॉनरेड की बेटी मरीट आती है। मरीट क्रिस्टीन से कुछ बात करना चाहती थी और वो उसे शो करती है कुछ फोटोग्राफ्स जो उसके फादर के रूम में मौजूद चूहों के होते हैं। वो सारे चूहे बुरी तरीके से मर गए होते हैं। क्रिस्टीन देखकर एकदम चौंक गया और उसके एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सारे चूहे बहुत ही जहरीली गैसेस की वजह से मरे थे। मरीट ने एक और चीज बताई कि पहाड़ी वाले इलाकों में जितने भी जानवर होते हैं वो भी मर गए। ऐसा कैसे हुआ उसे नहीं समझ रहा होता, बट शायद क्रिस्टीन को अंदाजा लग चुका था। ये सारी गैसेस जमीन में से निकल रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो रहे हैं और ये इशारा हो सकता था आने वाले एक बड़े से डिजास्टर का। क्रिस्टीन अब बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गया और तुरंत ही मरीट को लेकर एक जगह पर जाने लगा। उसे पहले ही ये पता था, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट्स उसे मिल रही थी उससे ये कंफर्म होता है कि वो सही है। क्रिस्टीन तो तुरंत ही अपनी बेटी जूलिया और मरीट को लेकर वापस अपने वाइफ के ऑफिस की तरफ जाता है, जिससे कि उसे बचाया जा सके। क्रिस्टीन लगातार अपने बेटे सैम को भी कॉल कर रहा था, लेकिन सैम तो अपने स्कूल में होता है जो कि पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने फादर के मैसेजेस को भी देखा, लेकिन सैम उन्हें सीधा इग्नोर कर देता है। ऑब्वियस बात थी कि वो अपने फादर को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। क्रिस्टीन ने तो अपनी वाइफ को भी कॉल लगाया, लेकिन कॉल नॉट रीचेबल था। इस तरीके से तो उसके फैमिली मेंबर्स वापस से एक बड़े खतरे में फंस जाएंगे। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा स्पीड में कार को भगाते हुए अपनी वाइफ के ऑफिस में लेकर जाता है। अंदर जाकर वो जल्द से जल्द एलिवेटर में चला गया ताकि अपनी वाइफ को बचा सके। यहाँ सैम के स्कूल में कई सारे अलार्म सिस्टम बजने लग जाते हैं। ये क्रिस्टीन ने किया था पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके, और उन्हें ये बताता है कि स्कूल में बॉम्ब रखा गया है। सायरन की आवाज सुनने पर सैम तो चौंक गया, लेकिन बाकी स्टूडेंट इसे सीरियस नहीं लेते। उन्हें लग रहा था कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन सैम तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगा, क्योंकि उसे जरूर कुछ गड़बड़ लग रही थी। वहाँ जॉन जो अपने टीम के साथ ऑफिस में बैठा हुआ होता है, वो भी रिपोर्ट्स बता रहे थे कि जगह जगह पर येलो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अर्थ में मौजूद पोर्स ओपन हो रहे हैं। ये सबसे पहला स्टेज होता है एक बड़ी अर्थक्वेक का, क्योंकि पृथ्वी का क्रस्ट कई सारे गैसेस को भर कर रखता है, और जब भी ऊपर की परत नरम हो जाती थी तो वो पोर्स बनकर गैसेस बाहर निकल जाती। क्रिस्टीन पूरा ट्राई कर रहा था अपनी फैमिली को बचाने के लिए। अब यहाँ मरीट और जूलिया अपनी गाड़ी के अंदर ही थी, लेकिन चारों तरफ ट्रैफिक हो गया था। पीछे से एक ट्रक लगातार हॉर्न बजाता ही जा रहा था। मरीट तो अब उस ड्राइवर को देखने में बिजी हो गई। तब तक जूलिया कार से बाहर निकलकर अपने मदर एंड फादर को ढूंढने के लिए उस बड़ी बिल्डिंग में चली जाती है। मरीट भी एकदम चौंक कर उसे पकड़ने के लिए चली जाती है। यहाँ क्रिस्टीन ने अपनी वाइफ कार्ला को ढूंढ लिया था और वो किसी तरीके से उसे लिफ्ट में बिठाकर वापस लेकर आ रहा था बिल्डिंग से बाहर। क्रिस्टीन ने तो उस बिल्डिंग में सभी को इवैक्यूएट करने के लिए भी कहा, बट उसे कोई सीरियस नहीं लेता, इसीलिए क्रिस्टीन ने वहाँ का अलार्म सिस्टम बजा दिया था और अब सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगे। जैसे ही क्रिस्टीन और उसकी वाइफ लिफ्ट में जा रहे होते हैं, तभी क्रिस्टीन ने अपनी बेटी जूलिया को अंदर आते हुए देखा। जब तक वो वहाँ पहुँचता लिफ्ट बंद हो चुकी थी। वो सब लगातार नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ मरीज भी जूलिया के पीछे आगे बढ़ते जा रही थी उसे पकड़ने के लिए। क्रिस्टीन प्रे कर रहा होता है कि काश वो मोमेंट जल्दी ना आए।
सारी जगह की इलेक्ट्रिसिटी एकदम से चली गई और वो लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है। ये सारी चीजें एक भयानक डिजास्टर से पहले आने वाली शांति थी। जॉन के भी ऑफिस में सभी लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था, पर जॉन अब अपने स्क्रीन पर देखता है कि जहाँ जहाँ येलो पोर्ट्स डॉट मौजूद थे वो अब रेड डॉट में कन्वर्ट होने लगते हैं। यानी अब शुरू होने वाली थी असली तबाही। देखते ही देखते 0 मैग्नीट्यूड से लेकर एकदम टॉप लेवल के मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आ जाता है। सारी जगह एकदम से टूटने लगी थी और बिल्डिंग तो एकदम से मिट्टी में मिल जाती हैं। मरीट ने उस डिजास्टर को आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो जूलिया को खींचते हुए बालकनी से अंदर की तरफ लेकर जाती है। हर जगह तबाही होने लगी थी और पूरा शहर एकदम हिलते जा रहा था। सैन जिस स्कूल में होता है, अर्थक्वेक के कारण ऊपर के पिलर्स भी नीचे गिरते जा रहे थे। यानी उस समय पर हर एक स्टूडेंट एंड टीचर की जान खतरे में है। बिल्डिंग्स के ऊपर वाले हिस्से लगातार नीचे गिरते जा रहे थे और उसी की वजह से कई लोगों की जानें चली जाती हैं। अगर ये लोग एक्सपर्ट द्वारा दी गई टेक्निक को फॉलो करते और वहाँ से बाहर निकलकर खुली जगह पर आ जाते तो इनकी जान नहीं जाती। सैन भी किसी भी तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहा होता है। मरीट ने भी जूलिया को पकड़ लिया था ताकि वो नीचे ना गिरे। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन अपनी वाइफ के साथ जिस तरीके से लिफ्ट में होता है, वो अचानक से बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी थी। देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से जमीन को हिट करने वाले। अब ये कंडीशन में कभी आप भी फंस सकते हो जब लिफ्ट पूरी तरीके से टूट जाए और नीचे की तरफ बहुत स्पीड से गिरते रहे। तो इसमें आप अलग अलग टेक्निक ट्राई कर लो, लेकिन एक्सपर्ट द्वारा कही गई टेक्निक ही काम में आएगी। एक्सपर्ट यही कहते हैं कि इस कंडीशन में आपको एकदम शांत रहना। ये पता ही है कि लिफ्ट नीचे गिरकर बहुत तेजी से टकराने वाली है, इसीलिए आप अपना बैक लिफ्ट की दीवार के ऊपर टच कर दीजिए और अपने नीज के ऊपर बैंड हो जाइए। इससे जितने भी एक्स्ट्रा झटके लगेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। किसी रेलिंग या फिर स्ट्रॉन्ग चीजों को अपने हाथों से पकड़ ले और एक हाथ को अपने सर पर रखे जिससे कि उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। याद रहे, आप थोड़ी देर तक नीचे गिरने के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। जल्द से जल्द इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने का ट्राई करें जिससे कि तुम्हें रेस्क्यू किया जा सकता था। क्रिस्टीन और कार्ला बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरते हैं और उन्हें चोट भी लगी थी। क्रिस्टीन किसी भी तरीके से कार्ला को उठाता है और वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता है। फिलहाल के लिए अर्थक्वेक रुक चुका था, लेकिन उसके द्वारा की गई तबाही अभी भी हो रही होती है। मरीट और जूलिया जिस बिल्डिंग में मौजूद थे वो भी अब काफी कमजोर हो चुकी होती है। फिलहाल के लिए जूलिया एक दूसरी लेडी को बचाने की कोशिश कर रही थी जो दब चुकी होती है बड़े पिलर्स के अंदर। वो दोनों इसकी मदद कर ही रहे थे, तभी पता चला कि वो पूरी बिल्डिंग का बेस डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर रहा है। सारी चीजें अब दूसरी तरफ गिरने लगी थी इतनी ऊंचाई से। बेचारी वो लेडी जो घायल हो चुकी होती है उसे भी कोई बचा नहीं पाया। इनफैक्ट मरीट भी एकदम से फिसलने लगी, पर वो किसी चीज को होल्ड करके रख देती है। उसने तो जूलिया को भी पकड़ लिया, नहीं तो दोनों ही इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मारे जाते। अब ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में फंस चुके हैं जहाँ से बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन और कार्ला एलिवेटर के ऊपर की तरफ चढ़ने लगे होते हैं ताकि वो अपनी बेटी को बचा ले। क्रिस्टीन कार्ला के साथ लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, लेकिन एक मेटल बार सीधा कार्ला के पैर पर आकर लग गया। इससे कार्ला का पैर काफी जख्मी हो जाता है। क्रिस्टीन अब कार्ला की मदद करने लगा ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ एक ओपनिंग दिखाई दे रही थी और उस जगह से वो बाहर निकल सकते थे। कैसे भी ऊपर चढ़ने के बाद वो स्विंग करता है ताकि उस जगह तक पहुँच जाए। बहुत मुश्किलों के बाद क्रिस्टीन पहुंच गया था और अब वो अपनी वाइफ कार्ला को हाथ दे रहा होता है ताकि वो भी ऊपर आ जाए। पर कार्ला अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसमें जरा भी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन क्रिस्टीन अपनी वाइफ को इस तरीके से जाने नहीं दे सकता था। वो उसे हाथ देता है ताकि वो ऊपर की तरफ आ जाए, लेकिन वो लिफ्ट अब लगातार नीचे गिरने लगती है। कार्ला भी अब समझ चुकी थी कि शायद वो बचने नहीं वाली, इसीलिए वो क्रिस्टीन से सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हारी बेटी जूलिया तुमसे प्यार करती है, तो उसे किसी भी हालत में बचा लो। क्रिस्टीन की आंखों के सामने ही अब वो लिफ्ट पूरा नीचे गिर गई, जो ऑब्वियसली नीचे जाकर कार्ला के ऊपर गिरेगी और उसे मार देगी। क्रिस्टीन तो इस समय पर बहुत ही ज्यादा रोने लगा, बट वो अपने आप को संभालता है और अंदर की तरफ जाता है अपनी बेटी जूलिया को ढूंढते हुए। थोड़ी देर में वो जूलिया और मरीट के पास होता है। क्रिस्टीन ने तो जूलिया को उसकी मदर के बारे में बताया कि वो मर चुकी है, जिससे कि जूलिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई। लेकिन ये मोमेंट इमोशनल होने का नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग अब और भी ज्यादा टिल्ट होकर गिरने लगी थी। सारी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं और इनफैक्ट जूलिया भी अब नीचे गिरने लगी। क्रिस्टीन अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने के लिए नीचे कूदता है, बट उसे भी चोट लगने की वजह से वो थोड़ी देर तक बेहोश हो गया। अच्छी बात हुई कि जूलिया एक ग्लास पर गिरती है जो धीरे धीरे टूटने लगा था, यानी उसे जल्द से जल्द रेस्क्यू करना होगा, नहीं तो वो भी मारी जाएगी।
क्रिस्टीन किसी भी तरीके से उठता है और अपनी बेटी को गिरने से पहले पकड़ लेता है। मरीड भी एक केबल वायर की मदद से वहाँ पर लटकती है और उनकी मदद करती है ऊपर खींचने के लिए। किसी भी तरीके से तीनों टॉप लेवल पर चले जाते हैं और अपने आप को खतरे से बचा कर रखते हैं। थोड़ी देर के अंदर रेस्क्यू टीम भी उस जगह पर पहुंच गई, जो सभी लोगों को सही सलामत वहां से लेकर आ जाती है। हमें दिखाया गया कि मरीट अपने फादर के कमरे में थी और उन्हें याद कर रही होती है। अब क्रिस्टीन भी अपनी बेटी और बेटे के साथ निकल पड़ा था पुराने घर की तरफ, क्योंकि अब उसके वाइफ के जाने के बाद ये दोनों उसकी जिम्मेदारी है। तीनों एक बहुत ही अच्छी लाइफ बिताने की कामना करने लगे और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।